दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र के बारे में, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है दोस्तों, इसमें दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो देखिए हिमालय की नदियां जो हैं दोस्तों, हिमालयी नदियां जो हैं ये पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं और ये हिमालय के उत्थान क्रम के निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं, इसलिए इनके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। दोस्तों सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। देखिए गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है और इसकी लंबाई 2525, याद करने के लिए 2525 यानी 2525 किलोमीटर है। तो 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से गंगा का उद्गम होता है और इसके अन्य नाम पद्मा और मेघना है। और गंगा का अपवाह दोस्तों पूर्ववर्ती है और जल त्याग यानी ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं। देखिए एक प्रश्न आता है, गंगा नदी किसका संयुक्त रूप है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त रूप है। गंगा मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती हैं? तो हरिद्वार में। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के बीच दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। अब आइए अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों अलकनंदा नदी का अपवाह जो है उत्तराखंड के चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले में है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी का तटीय शहर है। देवप्रयाग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहा जाता है। मंदाकिनी नदी, तो देखिए मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से इसका उद्गम होता है और काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में इसका संगम होता है। अपवाह जो है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य है और केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी का तटीय शहर है। और देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों याद रखिएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा नदी तो इसकी उत्पत्ति अलकापुरी स्थित संतोपथ शिखर के हिमनद से हुई है और कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। आइए देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक हिमालयी नदियां। तो पहली है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री हिमानी से होता है और ये गंगा नदी से प्रयागराज में इसका संगम होता है। और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन? चंबल, बेतवा, केन नदियाँ ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। शारदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका उद्गम मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय से होता है और शारदा नदी को नेपाल में गौरी गंगा कहा जाता है। भारत नेपाल सीमा पर काली नदी और उत्तर प्रदेश में इसे शारदा नदी कहा जाता है। और दोस्तों संगम शारदा नदी घाघरा नदी में बाराबंकी जिले उत्तर प्रदेश में इसका संगम होता है। तो शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला है रामगंगा नदी। तो दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में रामगंगा नदी का उद्गम होता है और इसका गंगा नदी से मिलन हो जाता है। अन्य प्रमुख नदियों में देखिए सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक पठार से होता है और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदी कौन है? तो ये हमारी सोन नदी है और इसका संगम गंगा नदी से पटना के निकट होता है। बहाव जो है सोन नदी का ये उत्तर दिशा में है और ये जलप्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए उत्तर दिशा में बहती है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर नदियां दक्षिण दिशा में बहती हैं और ये उत्तर दिशा में बहती है। दामोदर नदी, दोस्तों दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र झारखंड से होता है और हुगली नदी से इसका संगम होता है। विशेषता दामोदर नदी अत्यंत बाढ़ग्रस्त नदी है जिसमें अचानक बाढ़ आ जाती है और दामोदर का उपनाम बंगाल का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? महू मध्य प्रदेश के निकट से चंबल नदी का उद्गम होता है। सवाई माधोपुर, धौलपुर ये चंबल नदी के तटीय शहर हैं। और दोस्तों चंबल नदी इटावा के निकट यमुना नदी से मिलती है और चंबल की सहायक खारी नदी है। गोमती नदी, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल, जिसको फुलहर झील भी कहा जाता है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से गोमती नदी का उद्गम होता है और इसको पुराने समय में गोमल भी कहा जाता था। दोस्तों सई नदी जो है गोमती की सहायक नदी है और गंगा नदी से गोमती नदी मिल जाती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। तो गोमती नदी ये गंगा नदी से इसका संगम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है और गंगा नदी से कोसी बिहार में मिल जाती है। गंडक नदी, दोस्तों गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में होता है और इसका संगम गंगा नदी से सोनपुर पटना में होता है। कुछ अन्य परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शुक कोसी नदी। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत जो है ये गंडक नदी है। और राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी ये काली नदी है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है कौन सी? तो ये बेतवा नदी है। दोस्तों बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग क्या है? तो ये मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उप विभाग है, याद रखिएगा। देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये महत्वपूर्ण है। 12 जिले बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी लोहित नदी है और इसका उद्गम जयालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत में जो है लोहित नदी का होता है जयालचू पर्वत से, और अरुणाचल प्रदेश और असम में ये नदी बहती है। सुबनसिरी, तो दोस्तों सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालयी क्षेत्र में होता है और सुबनसिरी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आइए जान लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र का उद्गम आंगसी ग्लेशियर पश्चिमी तिब्बत से होता है और ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। इसके अन्य नाम सांगपो या सांपू, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र असम भारत में और जमुना, यमुना नहीं बल्कि जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां हैं जिसमें जयमोली, तीस्ता, कामेग, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोस, पगलादिया, जिया भरेली और लोहित, ये नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बराक नदी, दोस्तों बराक नदी का उद्गम मणिपुर पहाड़ी से होता है और ये मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। आइए देखते हैं तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों तिब्बत पठार से साल्वीन नदी, यांगटीसी नदी जिसको चेंग जियांग कहते हैं, हुआंगहो नदी जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, इसके अलावा सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियाँ ये तिब्बत पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यरलुंग जंगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में कौन सी उद्गमित होती है? तो ये तीस्ता नदी है। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां ये तिब्बत से उद्गमित होती हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न कौन सी नदी लेती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। और भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण दोस्तों ये जो नदी है यू टर्न लेती है और वहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है। बंगाल के अभिशाप के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैप के माध्यम से आप दक्षिण भारत की नदियों को देख सकते हैं। अगर जो उत्तर भारत की नदियों में देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु नदी है यहाँ पे। इसके अलावा लूनी नदी देखिए राजस्थान में बह रही है।
रामगंगा, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा और गंगा ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नर्मदा, तापी नदियाँ यहाँ पे, इसके अलावा जो है वर्धा नदी, पेनगंगा नदी, और दक्षिण भारत की नदियों में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं यहाँ पर देखिए महानदी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार नदियाँ, इसके अलावा कावेरी और वेंगई नदियाँ ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आइए जान लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय नदियां में दो प्रकार की हैं, इन्हें दो श्रेणियों में देखा जा सकता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में जो अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरीज का निर्माण करती हैं, और एस्चुअरीज का निर्माण करने वाली नदियों में मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, माही हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत से निकलती है और ये भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसकी लंबाई 1312 यानी 13-12 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 98,796 वर्ग किलोमीटर है और ये अरब सागर में गिरते हुए ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और इस पर एक महत्वपूर्ण धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर के निकट मध्य प्रदेश में। नर्मदा के साथ ताप्ती नदी का नाम भी आता है। दोस्तों तापी या ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है और ये 724 किलोमीटर लगभग इसका जो है लंबाई है। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर पर। और नर्मदा की तरह ताप्ती नदी भी एक्सुअरीज यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आइए देखते हैं दोस्तों गोदावरी नदी से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को। गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है और इसका मुहाना यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में लगभग 50% भाग, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी में है। दोस्तों गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और वेनगंगा हैं। तो याद रखिएगा गोदावरी की सहायक नदियों से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अपवाह तंत्र के मामले में गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बृहत नदी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक क्या है? तो ये पश्चिमी घाट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य नर्मदा नदी घाटी स्थित है। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। और मैसूरू, बंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है कहाँ से? तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात से, जो कि कावेरी नदी पर बनता है। आइए महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से होता है और कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और अगर सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा नदियां हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो देखिए कृष्णा नदी कम से कम 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर 1957 से विवाद चला आ रहा है। कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोर्ग, कर्नाटक से होता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका 8 लाख जो है 81,155 वर्ग किलोमीटर है और मुहाना इसका तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में ये प्रवाहित होती है।
दोस्तों श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी, देखिए अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी हैं। और दोस्तों कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात और आयतन की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। महानदी के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों महानदी का उद्गम जो है याद रखिएगा सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। और शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। तो ईब नदी और तेल नदी ये महानदी की सहायक नदियां हैं और इसका अपवाह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। और महानदी की विशिष्टता ये है कि ये पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी कौन बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियां कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये पाम्बार, भवानी और कबानी हैं। गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी कौन है? तो ये चंबल नदी। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन तंत्र कौन है? तो ये गोदावरी नदी का है। अन्य प्रमुख नदियों में आइए देखते हैं दोस्तों सतलज नदी। तो इसका उद्गम राकसताल मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के निकट से होता है। भारत में ये सिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी प्रवेश करती है और सिंधु नदी से मिठनकोट पाकिस्तान में इसका संगम होता है। और सतलज नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। सोन नदी के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों सोन नदी जो है ये अमरकंटक, शहडोल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और ये पटना के निकट गंगा नदी से इसका संगम होता है। सोन की प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद और उत्तरी कोयल नदियां हैं। और सोन का अपवाह उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में होता है। कोसी नदी से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों कोसी नदी जो है ये गोसाई थान के उत्तर से पूर्वी नेपाल में इसका उद्गम होता है। 720 किलोमीटर लंबी कोसी नदी जो है ये आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है और इसकी 7 धाराएं हैं जिसमें प्रमुख धारा अरुणा कही जाती है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और गंगा नदी से भागलपुर बिहार में इसका संगम होता है। दामोदर नदी, तो देखिए जो दामोदर नदी है इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से और ये भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी सहायक नदियां दामोदर की बराकर, जमुनिया और बरकी हैं। 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है और भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी को। दोस्तों 1938 में दामोदर नदी से एडन नहर निकाली गई। और देखिए तटीय स्थलों में राजरप्पा शक्तिपीठ, दामोदर और भैरवी नदी का संगम और हुगली नदी से इसका अंत में संगम हो जाता है। हगरी नदी के बारे में जानिए। दोस्तों हगरी पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और ये तुंगभद्रा नदी से इसका संगम होता है, यानी तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी नदी है। झेलम नदी के बारे में देखते हैं। दोस्तों बेरीनाग झील पीर पंजाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है और चिनाव नदी से झेलम का संगम होता है। झेलम की प्रमुख सहायक किशनगंगा है और जिसको किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। दोस्तों झेलम नदी के किनारे प्रमुख जो शहर है वो श्रीनगर है। लूनी नदी, तो दोस्तों लास्ट में हम जो लूनी नदी के बारे में जाने जा रहे हैं, इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम अजमेर से अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। लूनी नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और ये कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने देखा अपवाह तंत्र और भारत में प्रमुख नदी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।